जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज बात करेंगे एक युद्ध की, जो युद्ध अपने पीछे छोड़ के गया था भुखमरी, अनाथ बच्चे, खंडहर मकान, महाविनाश और कभी न भूलने वाली, दिल दहला देने वाली यादें। एक ऐसा युद्ध जो लड़ा तो एशिया में गया था, जिसकी महाविनाश की तस्वीरें देख के आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस युद्ध में आम लोगों का नरसंहार किया गया था। जी हाँ, सही वर्ड यूज कर रहा हूं। आम लोगों का नरसंहार किया गया था। जिस युद्ध की तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, जिसे लड़ा तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश ने था, पर उसने उस युद्ध में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, वह एक छोटा सा देश था वियतनाम, जिसने विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्मी को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं वियतनाम युद्ध की, जिसकी आर्मी और आम लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की आर्मी को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, युद्ध से पहले थोड़ा वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश, जिसके उत्तर में चाइना और लाओस और कंबोडिया उसके पड़ोसी देश हैं। देखो, वियतनाम देश ना फ्रांस का उपनिवेशक रहा है, जो 1860 से 1941 तक था। लेकिन उन आपको पता है 30 और 40 के दशक में एशिया का एक देश था जिसका नाम था जापान, जो एक विश्व शक्ति के तौर पर उभर रहा था, जिसने लगभग जिस देश पे भी अटैक किया जापान ने, उस समय सारे देशों पर विजय प्राप्त की थी। तो 1941 से लेकर 1945 तक वियतनाम पर किसका कब्जा रहा? जापान का। लेकिन जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, तो जापान ने उस समय क्या किया था? वियतनाम से अपना कब्जा छोड़ दिया था। तो उन्होंने नॉर्दर्न ट्रूप्स को चाइना के हवाले कर दिया था और सदर्न ट्रूप्स को यूके के हवाले कर दिया था। तो देखो, उसी समय से ना वियतनाम दो पार्ट में बट गया था, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद क्या होता है? फ्रांस फिर बीच में आता है। फ्रांस चाइना और यूके से बोलता है कि ये मेरा उपनिवेशक रहा है, मैं इसकी डेमोग्राफी से एकदम वाकिफ हूं, तो आप मुझे दोबारा से जो है वियतनाम मुझे दे दो। तो फिर 1946 से फ्रांस ने वहां फिर राज स्थापित करने की कोशिश की, फिर से उसको अपना उपनिवेशक बनाने की कोशिश की, और वह बहुत हद तक कामयाब भी रहा। बट बट होता है ना, क्रांति की ज्वाला जब जलती है ना, क्रांति की मशाल लेके जब लोग चलते हैं ना, तब देश में बहुत कुछ होने लगता है और बहुत कुछ बदलाव होने लगता है। तो उस समय ना वियतनाम में क्रांति हुई। क्रांति क्या हुई? एक बड़े छोटे छोटे लीडर्स का जन्म हुआ। तो एक लीडर पैदा हुए वहां पर, जिनका नाम था हो ची मिन, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई वियत मिन। तो जो ये लीडर थे हो ची मिन, वो एक ऐसे लीडर थे, लोगों को मतलब लोग उनसे अपने आप ही अट्रैक्ट होते थे। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, तो वैसे ही हो ची मिन से वहां के लोगों को इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि हो ची मिन जहां भी स्पीच देते थे ना, लोग उनके पीछे लंबी लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। तो वियतनाम में जो है हो ची मिन का प्रभाव बढ़ने लग गया। अब जब वियतनाम में क्रांति होती है ना, तो धीरे धीरे फ्रांस के लोग वियतनाम को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो 1954 में एक जनेवा कॉर्ड साइन होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो उसके पड़ोसी राज्य थे वियतनाम के, लाओस और कंबोडिया, वहां पे भी जो है फ्रांस का शासन था। तो उसमें यह कहा जाता है जनेवा अकॉर्ड में कि फ्रांस जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से निकल जाएगा और तीनों देशों को
आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी बोला था ना, अब वियतनाम दो भागों में टूट गया था। पहला भाग था नॉर्थ भाग। नॉर्थ पार्ट के मैंने आपको लीडर का नाम बता दिया था, हो ची मिन। जो ये हो ची मिन थे ना, एकदम कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्होंने चाइना, रशिया में रहकर कम्युनिस्टवाद को सीखा और कम्युनिस्टों से बहुत कुछ सीख के आए थे। और ये जो है चाइना और रशिया के समर्थक थे। और उन्होंने उत्तरी वियतनाम को जो है एक कम्युनिस्ट देश के रूप में घोषित कर दिया। बात आती है साउथ वियतनाम की। साउथ वियतनाम में जो लीडर पैदा हुए उनका नाम था नो दिम दियम। और वो यूके, यूएसए और प्रो वेस्ट थे। मतलब आप समझ गए होंगे, जो है वो यूके, यूएसए और जो ये अपना पार्ट है ना, ये जो जर्मनी, फ्रांस, नाटो बना के बैठे हैं आज के दिन में, वो उनके यूरोपियन नेशन के खास पैड थे। उसका एक रीजन था। जैसे होची मिन जो है कम्युनिस्ट थे ना, वैसे ही जो ये दियम थे ना, वो जो है क्या थे, एक कैथोलिक थे। जब वियतनाम बटा ना, तो एक वहाँ पे एक जगह है जिसको 17 पैरेलल कहा जाता है। वहाँ पर बाउंड्री डिसाइड की गई। ऊपरी पार्ट को बना दिया नॉर्थ वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई थी। और दक्षिण भाग जो था उसकी कैपिटल बना दी गई साइगोन। तो दोस्तों उस समय चल गया था कोल्ड वॉर। देखो, अगर वियतनाम की हम बात करें ना, तो उन्होंने जो फ्रांस वियतनाम के दो पार्ट करके गया था। देखो, नॉर्थ वियतनाम मैंने बताया कि अभी कम्युनिस्ट कंट्री बन गई थी। और साउथ वियतनाम का हाल क्या था कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल तो बुद्धिस्ट थे। लेकिन जो वहाँ का किंग था, या जिसको कहेंगे कि लीडर था, वो क्या बन गया था, एज अ प्रो वेस्ट था और कैथोलिक था। कैथोलिक होने के कारण उसके साथ जो है पूरा वेस्ट खड़ा हो गया था। जैसे ही पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा हुआ, तो वो एकदम डिक्टेटर की तरह व्यवहार करने लग गया। जो कैथोलिक लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्हें तो वो बड़े प्यार से रखता था, उनसे प्यार से बात करता था। लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, तो उन पे अत्याचार लगातार वो बढ़ाता जा रहा था। लगातार बुद्धिस्ट को जो है मारना, पीटना, और अदर मेजोरिटी पीपल के साथ भी वो वही व्यवहार करने लग गया था। तो साउथ वियतनाम में एकदम डिक्टेटर की तरह राज चल रहा था। और जब साउथ वियतनाम में अत्याचार ज्यादा बढ़ने लग गए ना, तो नॉर्थ की सपोर्ट से वहां पर एक पार्टी का उदय हुआ, जिस पार्टी का नाम रखा गया वियत कॉन्ग। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी और इसका पूरा नॉर्थ वियतनाम का सपोर्ट था। ये लोग चाहते थे कि उत्तर और दक्षिण मिलके एक ही वियतनाम हो जाए। और जनेवा अकॉर्ड में भी यही लिखा था कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बाद जो ये डिवाइड हुआ है, वो टेम्परेरी प्रोविजन है। लेकिन जो ये डियोम थे ना, साउथ के लीडर, वो जो है इलेक्शन नहीं करा रहे थे और एकदम राजा बन के रहते थे। मैंने आपको बता ही लिया था। और ये कम्युनिस्टों से बड़ा ही चिढ़ते थे। तो दोस्तों, अभी तक हमने वियतनाम के बारे में बताया। और अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो जो है यार वियतनाम और अमेरिका के बीच लड़ा गया था, तो आप तो अभी तक अमेरिका को लाए नहीं, तो चलो हम अब अमेरिका की एंट्री करा देते हैं। देखो जब ये 1950 का दशक था ना, जो उसमें एक थ्योरी चलती थी, डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी में ये कहा गया कि अगर एक कंट्री कम्युनिस्ट बन जाती है ना, जो तो उसका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि जो अगल बगल वाली कंट्रियां होती हैं, यानी नेबर कंट्रीज जो होती हैं, वो भी कम्युनिस्ट बन जाती है। तो यूएसए ये नहीं चाहता था। उस समय यूएसए जो है एकदम उसकी साफ पॉलिसी थी कि कम्युनिस्ट देश को कैसे भी लोकतंत्र वहां पे बहाली करना। तो यूएसए ने क्या किया, धीरे 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 साउथ वियतनाम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जो है वहां अपने मिलिट्री एडवाइजर भेजे। धीरे 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 उन्होंने मिलिट्री एडवाइजर की संख्या बढ़ा दी साउथ वियतनाम में। यह सिलसिला 1950 से शुरू हुआ और 1961-62 तक चलता रहा। जब इसके
जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के उस समय, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एडवाइजर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी साउथ वियतनाम में। लेकिन अभी भी अमेरिका जो है एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था वियतनाम वॉर में। तो दोस्तों अब यूएसए को एंट्री चाहिए थी। तो एंट्री क्या होती, कैसे होती है? वहां पे एक घटना हुई जिस घटना को कहा जाता है गल्फ ऑफ टोंकिन। इसमें यूएसए ने बोला कि हमारी एक शिप जा रही थी जिसका नाम था मैडॉक्स। उस नवल शिप पर जो है नॉर्थ वियतनाम की शिप ने, मतलब चारों तरफ से हमारी शिप को घेर दिया था नॉर्थ वियतनाम की, और हमारी शिप पे हमला कर दिया। तब यूएस कांग्रेस ने, यानी यूएस की पार्लियामेंट ने गल्फ ऑफ टोंकिन के नाम से एक रिजोल्यूशन पास किया और इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो गया। यूएसए को तो बहाना चाहिए था। तो दोस्तों बाद में पता चला कि यूएसए ने एक फेक स्टोरी बनाई और एक फेक इंसिडेंट बनाया, जो उनको, जैसे यूएसए को शामिल होना था वॉर में, तो उसको कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा था कि मैं जो है इसमें कैसे शामिल हूं। तो उन्होंने ये फेक इंसिडेंट की न्यूज़ फैलाई और उसका रिजोल्यूशन पास किया और डायरेक्टली जो है युद्ध में शामिल हो गया। तो अब क्या हुआ था, यूएसए में जॉन एफ कैनेडी की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो यूएस में इलेक्शन हुए और वहां पे प्रेसिडेंट बने लिंडन जॉनसन, जो 1965 से 67 तक ना यूएसए ने डायरेक्टली वियतनाम पे 5 लाख सोल्जर भेज दिए थे। देखो 5 लाख सोल्जर सिर्फ एक उत्तर वियतनाम से लड़ने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जबकि वियतनाम के उस समय 2 पार्ट हो गए थे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर भी यूएसए ने 5 लाख सोल्जर जो है वहां भेज दिए थे। दोस्तों अब कहानी शुरू होती है। जो वियतनाम के सोल्जर थे और वियतनाम के लोकल लोग थे ना, उन्होंने यूएसए की आर्मी की कर दी ऐसी तैसी। अब वो कैसे की, एज अ डिफेंस पर्सन मैं बताता हूं आपको। जैसे यूएसए की आर्मी के लिए ये एकदम नया टरेन था, यानी नया इलाका था। जो कोई भी आर्मी जो है नए टरेन पे जाती है ना, जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है, अब वो डायरेक्टली घुस गई थी। और वियतनाम के लोग इतने, जिनको कह सकते हैं देशभक्ति लोग थे ना, वो जो है अगर कुछ खरीदे हुए लोग भी थे यूएसए के जो प्रो वेस्ट थे, वो भी यूएसए की आर्मी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते थे, भले इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो। तो वो क्या करते थे, यूएसए की आर्मी अगर उनको गाइड बना के ले जाती थी तो वो उनको रास्ते से भटका ही देते थे। मतलब आपको जाना होगा नॉर्थ में, वो पहुंचा देंगे वेस्ट में। तो यूएसए की आर्मी इससे बहुत तंग हो गई थी। बहुत तंग होने का मतलब यह है कि यूएसए की आर्मी को वहाँ का टरेन ही समझ नहीं आया। कहीं पे दलदल है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे जो है प्लेन घास के मैदान है, कहीं पे जंगल आ जा रहे हैं। तो यूएसए की आर्मी को वो चीज़ें समझ में नहीं आई और नॉर्थ वियतनाम ये समझ गया था कि भैया अब इनको हराना हमें आसान पड़ने वाला है। वियतनाम की आर्मी और वियतनाम के लोकल लोग ये समझ चुके थे कि यूएसए की आर्मी हमारे सामने नहीं टिकेगी अगर हम यूनाइट होके चलें। जब वहाँ के लोग, नॉर्थ वियतनाम के लोग यूनाइट हुए तो यूएस की आर्मी कहते हैं कि सच में कई जगह से भाग खड़ी होती थी। और सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि थी ना, उन्होंने पूरे नॉर्थ वियतनाम के अंदर ट्रंचेज बना दिए थे। अब सबसे मुश्किल काम क्या होता है आर्मी के लिए लड़ना ट्रंचेज में? होता क्या था, वियतनाम के लोग जो है, वियतनाम के सोल्जर कहें या वियतनाम के लोकल लोग गए, वो क्या करते थे, ट्रंचेज के बाहर पहरा देते थे। वो जब उन्हें पता चलता था या किसी से सूचना मिलती थी कि यूएस आर्मी आ रही है, तो वो ट्रंचेज में से अंधाधुंध ऑटोमेटिक वेपन का फायर खोलते थे
और भाग के ट्रंचेज में छुप जाते थे। कहते हैं कि नॉर्थ वियतनाम के अंदर अभी भी इतने ट्रंचेज हैं कि आप नॉर्थ से निकलोगे तो साउथ में पहुंच जाओगे, साउथ से निकलोगे तो वेस्ट में पहुंच जाओगे। तो अब यूएसए की आर्मी ने पहले क्या किया, एयर अटैक करना शुरू कर दिया। देखो अब यार ट्रंचेज बने हुए हैं, एयर अटैक का क्या फर्क पड़ेगा बताओ उसमें। तो वियतनाम के लोगों को क्या हुआ कि वहां पे एयर अटैक का कोई असर नहीं होने लग गया। तुम जो है ट्रंचेज के एक साइड में जो है अगर एयर अटैक कर दोगे तो वो भाग के दूसरे साइड में पहुंच जाएंगे, दूसरे साइड में कहोगे तो तीसरे साइड में। अब उसके ट्रंचेज के नीचे एयरफोर्स को थोड़ी पता है कि कहाँ पे जो है एनिमी छुपा हुआ है और हमें कहाँ पर अटैक करना है। और वो लोग जो है एकदम सटीक निशाना मार के जो है यूएसए के सोल्जर्स को गिराने लग गए। तो अब क्या हुआ कि यूएस के सोल्जर जो है फ्रस्ट्रेट हो गए। तो अब क्या होता है, यूएस के सोल्जर जो है अब केमिकल बॉम्ब कहें या केमिकल एजेंट छोड़ने लग गए। उसमें से एक एजेंट का नाम है नेपाम। नेपाम क्या है, ऐसा केमिकल होता है जो पूरे जंगल में ही आग लगा देता है। देखो यूएस के सोल्जर की फ्रस्ट्रेशन क्या हो रही होगी, जो है केमिकल एजेंट छोड़ रहे हैं और पूरे जंगल में ही आग लगा देते हैं। दूसरा एजेंट छोड़ते हैं वो एजेंट ऑरेंज। जो केमिकल एजेंट होता है वो होता है एजेंट ऑरेंज। ये क्या करता है, पेड़ की पत्तियों को ही गिरा देता है। मतलब आप ये सोच सकते हो किसी देश में हरियाली होती है, किसी लोगों ने खेती उगाई होती है, तो ये ना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे यूएस के सोल्जर्स कि वो जो है अब केमिकल एजेंट का यूज करने लग गए थे। तब भी वियतनाम के, मैं अभी भी यार एज अ सोल्जर कभी ये नहीं सोच सकता हूँ कि वहाँ के लोकल पीपल का, देखो कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है ना बिना लोकल पीपल के सपोर्ट से नहीं लड़ी जाती है। अगर जेएनके में चाहे कोई भी आज कुछ कहे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो है आर्मी को सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं, तभी मिलिटेंट मरते हैं यार। नहीं तो आर्मी को इतना थोड़ी पता रहता है कि जो है किसके घर में आज मिलिटेंट सोया है करके। तो वहाँ के लोग आर्मी के प्रति इतना ज़्यादा वफादार थे, इतना ज़्यादा वफादार थे कि यूएस आर्मी अगर यहाँ से निकल ली है तो वहाँ पे ट्रेंचेज में लोगों को पता चल जाता था वहाँ की आर्मी को कि जो है यूएस सोल्जर आने वाले हैं। तो भैया इससे क्या हुआ, वहाँ पे यूएस सोल्जर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लग गई, मृत्यु होने लग गई। वो जो है मारे जाने लग गए। जब यूएस के सोल्जर मारे जाने लग गए तो उस समय जो है यूएस में मीडिया हावी हो चुका था और यूएस के घर घर में टीवी आ गई थी। तो अब जो है जब ये वॉर हो रहा था तो यूएस के रिपोर्टर भी इस वॉर में यूएसए आर्मी के साथ कैमरा लेके जाते थे। तो भैया उत्तर वियतनाम के लोग जो है जब यूएस के आर्मी को दांतों चले, क्या कहते हैं, दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर दिया, तो 1968 में इन्होंने क्या किया, जो वियत कांग्रेस थी वियतनाम के साथ मिलकर उन्होंने एक अटैक किया नॉर्थ वियतनाम पे। तो वो हमला उनका असफल रहा, लेकिन नॉर्थ वियतनाम को ये पता चल गया था कि यूएस की आर्मी भैया यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो लोग हार चुके थे नॉर्थ वियतनाम के लोग, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि अब हम जो है अपने सदर्न पार्ट को भी वियतनाम में मिलाकर रहेंगे और यूएसए को यहाँ से भगा कर रहेंगे। दोस्तों अब क्या होता है ना, जब यूएस के सोल्जर फ्रस्ट्रेट होने लग गए, आम लोगों को मारने लग गए, आम जनता को। यार कभी मैंने, उस समय तो यूएन भी बन गया था, मेरे को ये समझ में नहीं आया इस युद्ध में, हमें जो है एज अ डिफेंस पर्सन, एज अ सिपाही मैंने सर्व किया है, हमें जो है अगर यूएन के बारे में पढ़ाया जाता है, यूएन रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, यूएन हाई कमीशन के बारे में पढ़ाया जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो है यूएन की जितनी सारी ह्यूमन राइट्स, भैया आजकल के दिन में तो मतलब एक एक फौजी से पूछ लोगे ना कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। यार 1945 में यूएन बन गया था, लेकिन देखो जब यूएस की आर्मी लड़ रही है तो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, लोग जो है वहां पे मर रहे हैं। तो वहीं पे एक घटना हुई थी माई लाई मैसेकर करके, जो 1968 में हुई थी। पता है यूएस की आर्मी ने फ्रस्ट्रेट होके क्या कर दिया था, एक गांव के निहत्थे लोगों पर ना, जो अभी मैंने तुम्हें एक केमिकल एजेंट बताए थे,
वो जो है उनकी बॉडी में छिड़क दिया यार, उस गांव के लोगों को जिंदा काट दिया, मार दिया। जो कहते हैं ना कि निहत्थे लोगों की हत्या कर दी करके, मतलब इन लोगों के लिए कोई रूल नहीं होता। वो यूएस है तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, सब कुछ जो है हमारे लिए होता है। तो उस जो जब इसकी पिक्चर जो है यूएस के न्यूज़पेपर और जो है यूएस की टीवी में दिखाने लग गई ना, तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ के स्टूडेंट जो है यूएसए के यूनिवर्सिटीज में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। जब इसका प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो कहते हैं कि पूरे यूएसए में छा गया। और जब यूएसए के सोल्जर की लाश उनके घर जा रही थी ना, तो यूएसए के लोग रियली में फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार अब जो है, पहले तो आर्मी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, अब जो है यूएस के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि जिन जहां से हमें कुछ लेना देना है नहीं, जिस कंट्री से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, उसके लिए हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे सोल्जर अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कहते हैं कि वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गया ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते। और वहाँ के न्यूज़पेपर, टीवी सब जो है ये जो माई लाई मैसेकर हुआ था उसकी पिक्चरों से भर गया कि देखो यूएसए की आर्मी यहाँ पे जो है ऐसा नरसंहार कर रही है करके। अब देखो यार दोस्तों, यार जितनी बुराई करूँ ना मैं यहाँ पे यूएसए की, देखो यार नेपाम केमिकल डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, मतलब बच्चों को। अगर आप एक पिक्चर देखोगे, एक लड़की जो है जो एकदम नंगी जो है दौड़ लगा रही है वियतनाम की, उसके ऊपर उन्होंने केमिकल डाल रखा है। और लोग कहते हैं कि उसकी पिक्चर ऐसी आ रही थी कि मांस के टुकड़े गिर रहे थे, वो लड़की के नहीं, बहुत सारे गांव वालों के जो है मांस के टुकड़े गिर रहे थे और वो रोड पे दौड़ रहे थे। और कहते हैं कि यूएस के सोल्जर जो है एकदम गोलियां मार रहे थे वहां के लोगों को। ये प्रोटेस्ट जैसे जैसे यूएसए में स्टूडेंट यूनियन से आम लोगों पे आ गया ना, जब आम लोग जो है व्हाइट हाउस को घेरने चले गए, तो इसी बीच क्या होते हैं कि यूएस में जो है एक प्रेसिडेंट जो है जो राज कर रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म होता है और वहाँ पे एक प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है यार, रिचर्डसन है या जो भी है, वो प्रेसिडेंट बनते हैं 1970 में। और वो इसी के दम पे प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने ये बोला कि मैं जो है वियतनाम से यूएस के सोल्जर को वापस करवा लूंगा। इसी वजह से वो यूएसए के इलेक्शन जीत जाते हैं और धीरे धीरे अब जो है साउथ वियतनाम से यूएस के सोल्जर की वापसी होने लग गई। तो अब क्या होता है, 1973 आते आते पेरिस पीस अकॉर्ड समझौता होता है, जिसके अंदर यूएसए के सोल्जर्स को वापस बुला लिया जाता है और यूएस आर्मी साउथ वियतनाम से वापस आ जाती है। अब जब साउथ वियतनाम से जैसे ही यूएस सोल्जर वापस जाते हैं तो नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पे अटैक करता है और बन जाता है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो दोस्तों, इस युद्ध में मैं इस युद्ध से इतना इम्प्रेस हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वहाँ वियतनाम के सोल्जर्स की और स्पेशली लोकल पीपल को यार, मतलब हेड्स ऑफ यार, जिन्होंने इस लड़ाई में 58,000 यूएस के सोल्जर मारे गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा घायल हो गए थे। और पता है यूएस के सोल्जर्स ने जो क्रूरता दिखाई थी ना, कहते हैं कि वियतनाम के 10 से 20 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे। तो दोस्तों यार, इसका इम्पैक्ट अब दुनिया पे क्या पड़ा, देखो इम्पैक्ट, कोल्ड वॉर जरूर चल रहा था, रशिया पे जो है लगातार यूएसए हावी जरूर होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि नॉर्थ वियतनाम को इतना लड़ने के लिए एमुनेशन, आर्म्स कहाँ से आ रहे होंगे? तो यार ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। देखो मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता कि उनके पास इतना लड़ाई का सामान आया कहाँ से। और जो यूएसए की आर्मी को, हेलीकॉप्टर्स को, इवन फाइटर प्लेन्स को भी गिरा दे रहे थे, तो इतना एमुनेशन तो यार ऐसे कहीं से आता नहीं है। तो आप लोग बताना ये आ कहाँ से रहा होगा। तो इम्पैक्ट जो बढ़ा ना इस युद्ध का, सबसे पहला इम्पैक्ट था तो अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी। और दूसरा हमें क्या पता चला कि यार यूएसए की आर्मी कितनी भी मॉडर्न हो, कितने भी मॉडर्न वेपन हो ना, लड़ाई मॉडर्न वेपन से नहीं लड़ी जाती भैया, लड़ाई लड़ी जाती है लोकल सपोर्ट से।
आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क मीन्स आपके लोग देशभक्त होने चाहिए, आपके लोगों में देशभक्ति का प्रेम होना चाहिए, तो आप जो है ना कोई भी लड़ाई जीत सकते हो। हमने क्या सीखा यार इस लड़ाई से? इस लड़ाई से ये सीखा पब्लिक परसेप्शन। भैया नॉर्थ वियतनाम के लीडर को हेड्स ऑफ यार, जिसने अपने लोगों के मतलब अपने लोगों में ऐसा परसेप्शन बनाया, ऐसा परसेप्शन बनाया और अपने पक्ष में किया ना। मतलब यार उस नेता को मैं हेड्स ऑफ करना चाहता हूं, जिसने जो है पूरी नॉर्थ वियतनाम, इवन साउथ वियतनाम में भी जिसका सिक्का चलता था, उस नेता को हेड्स ऑफ यार, जिसने अपनी जनता के लिए अपना सब कुछ गवा दिया और यूएसए जैसी आर्मी को जो है घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। यार इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग पीस मूवमेंट भी हुआ। कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर के डायनामिक्स मैंने ये कवर कर दिया था कि कोल्ड वॉर के जो है डायनामिक्स चेंज हो गए। और इससे क्या हुआ कि 1971 के बाद यूएस चाइना की दोस्ती शुरू हो गई। तो देखो यूएस चाइना की दोस्ती जब शुरू हुई ना, तब चाइना में जो है ना इतना जो है बिजनेस आया और नई नई कंपनी चाइना में आने लग गई। देखो यार मैं एक अच्छा नरेटर तो नहीं हूँ, लेकिन एज अ सर्विस कैंडिडेट यानी कि एक्स सर्विसमैन होने के नाते मैं इस युद्ध को बहुत दिनों से पढ़ रहा था और सोच रहा था कि कभी डिस्क्राइब करूं। आई होप कि मैं इसमें सफल हो पाया हूँगा। तो तब अब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय